स्वागत है। आज हम सीधी बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। हाँ, एआई जो आजकल हर तरफ चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एआई की ताकत, इसकी कमजोरियों, भविष्य की संभावनाओं, खासकर ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई की बात हो रही है, हाँ, एजीआई तक। और इससे जुड़े गहरे दार्शनिक और यहाँ तक कि धार्मिक सवालों पर भी रोशनी डालती है। हम्म। तो आज कोशिश ये समझने की है कि एआई की टेक्नोलॉजी, फिर ये चेतना वाली बहस जो चल रही है, और अलग अलग धार्मिक नजरिए, ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं। काफी जटिल जाल है ये तो। हाँ, मतलब क्या एआई सच में हमारा कल तय कर सकता है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, शुरू करने के लिए ये जानना काफी दिलचस्प है कि एक्सपर्ट्स खुद क्या सोचते हैं। मतलब ये एजीआई जो इंसानों जैसे सोचने समझने वाली एआई होगी, वो कब तक बन सकती है? हाँ, ये टाइमलाइन वाला सवाल बड़ा है। बिल्कुल। रे कुर्जवील जैसे लोग हैं जो कहते हैं 2029 तक हो सकता है। एलॉन मस्क तो और भी जल्दी 2026 कह रहे हैं। अच्छा, 2026। हाँ, और जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर भी कहते हैं, वो अब 2028 से 2053 के बीच का वक्त देख रहे हैं। तो मतलब रेंज काफी बड़ी है, पर नजदीक आ रही है। सही कहा। गौर करने वाली बात यही है कि ये अंदाजे लगातार पास आते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामला कितना जरूरी और तेज हो गया है। हाँ, और एआई का असर तो हम अभी से देख भी रहे हैं, है ना? जैसे हेल्थ केयर में, बीमारियों का पता लगाने में, निगरानी में। बिल्कुल। खेती में भी, लागत कम करने, पैदावार बढ़ाने में। फाइनेंस तो है ही, सरकारें भी इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे भारत में वो सुपेस पोर्टल है, हाँ, जजों की मदद के लिए। और वो MuleHunter.ai जैसे टूल्स भी हैं धोखाधड़ी पकड़ने के लिए। तो फायदे तो दिख रहे हैं, पर इन फायदों के साथ कुछ चिंताएं भी तो हैं। अरे बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी चिंता शायद प्राइवेसी की है। हमारे डेटा का क्या होगा? कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं? डेटा प्राइवेसी। फिर ये एल्गोरिदम में भेदभाव का खतरा। वो उसी डेटा से सीखते हैं जिसमें हमारे अपने पूर्वाग्रह, हमारी अपनी सोच छुपी हो सकती है। तो वो भेदभाव को और बढ़ा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और गलत जानकारी, डीप फेक, ये सब तो है ही। चुनावों पर असर, किसी की इज्जत पर हमला। नौकरियों का क्या? हिंटन ने भी कुछ कहा था इस बारे में। हाँ, हिंटन ने चेताया है नौकरियों पर असर को लेकर। और फिर वो बड़ा सवाल, अगर एआई से कोई गलती हो गई, कोई गलत फैसला हो गया, तो जिम्मेदार कौन? मशीन? बनाने वाला? इस्तेमाल करने वाला? ये जिम्मेदारी वाला सवाल वाकई पेचीदा है, और ये हमें एक और गहरे मुद्दे पर ले आता है, चेतना। क्या मशीनें कभी सचेत हो सकती हैं? कॉन्शियस? हाँ, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जेफरी हिंटन जैसे कुछ लोग मानते हैं कि हाँ, हो सकती हैं, पर कई दार्शनिक इससे सहमत नहीं हैं। उनका क्या तर्क है? एक्सेस कॉन्शियसनेस, मतलब जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता, ये तो एआई आज भी कर रहा है और शायद इंसानों से बेहतर भी कर ले। ठीक है। पर दूसरी है फिनोमिनल कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है किसी चीज को महसूस करने का वो अंदरूनी व्यक्तिगत अनुभव, जिसे वो क्वालिया कहते हैं। क्वालिया मतलब जैसे सेब का लाल दिखना एक बात है, पर उस लाली को महसूस करना, उसका अनुभव होना, वो दूसरी बात है। दार्शनिक कहते हैं कि एआई शायद चेतना की नकल कर ले, पर वो महसूस नहीं कर सकता। उसमें ये क्वालिया नहीं है। तो वो सिर्फ दिखावा होगा, असली अनुभव नहीं। हाँ, उनका यही तर्क है। ये चेतना की कठिन पहेली है कि दिमाग जैसी भौतिक चीज से ये एहसास, ये अनुभव कैसे पैदा होता है। ये अभी तक अनसुलझा है, और कई मानते हैं कि एआई में आत्मा जैसी कोई चीज भी नहीं है। और यही बहस फिर धर्म की दुनिया में भी पहुंच जाती होगी। अलग अलग धर्म एआई को कैसे देखते हैं? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ नजरिया काफी अलग अलग है। जैसे हिंदू धर्म में इसे इंसान की भलाई के लिए एक साधन की तरह देखा जाता है, पर जोर नैतिक इस्तेमाल पर है। अच्छा। बौद्ध धर्म का जो अनात्मन सिद्धांत है, मतलब जिसमें कोई स्थायी आत्मा नहीं मानी जाती, वो कुछ हद तक एआई की प्रकृति से मेल खाता सा लगता है। पर वो इस बात से चिंतित है कि कहीं एआई हमारी इच्छाओं को और ना बढ़ा दे। दिलचस्प है। और इस्लाम?
इस्लाम में अल्लाह को ही एकमात्र सृष्टिकर्ता माना जाता है, तो एआई में रूह या आत्मा का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। उसे नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत नहीं माना जा सकता। और मूर्ति पूजा जैसे खतरों से भी सावधान रहने को कहा गया है। और सिख धर्म? सिख धर्म में खासकर SGPC ने गुरुओं या पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की एआई द्वारा गलत व्याख्या या किसी भी तरह की छेड़छाड़ को लेकर गहरी चिंता जताई है। ये उनके लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। समझ आता है। ईसाई धर्म भी नैतिक दायरे में रहकर एआई के अच्छे इस्तेमाल की बात करता है। और यहूदी धर्म का नजरिया थोड़ा अलग है। वो इस संभावना पर भी विचार करते हैं कि क्या भविष्य में इंसानों जैसे एआई को एक तरह का व्यक्तित्व या पर्सनहुड दिया जा सकता है। वाह, ये तो काफी अलग-अलग विचार हैं। तो इतने सारे नजरियों के बीच एआई के लिए नियम कानून बनाना कितना जरूरी हो जाता है? बहुत जरूरी, और कोशिशें हो भी रही हैं। वैश्विक स्तर पर OECD, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है। और भारत में? भारत भी पीछे नहीं है। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी है, डिजिटल इंडिया एक्ट पर काम चल रहा है। ये सब सही दिशा में कदम है। लेकिन चुनौतियां तो होंगी? हाँ, कानूनी चुनौतियां अभी भी हैं। खासकर ये जवाबदेही तय करना और एआई का जो फैसला लेने का तरीका है वो अक्सर एक ब्लैक बॉक्स जैसा होता है। ब्लैक बॉक्स मतलब हमें ये तो पता चलता है कि एआई ने क्या फैसला लिया, पर ये नहीं पता कि वो उस फैसले तक पहुंचा कैसे। अंदर क्या चल रहा है वो साफ नहीं होता। ये पारदर्शिता की कमी एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि एआई में हमारा भविष्य बदलने की, लिखने की जबरदस्त क्षमता है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये भविष्य कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि हम इसे कैसे संभालते हैं, कैसे गाइड करते हैं। सही कहा। इसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने वाले या सरकारें काफी नहीं हैं। विज्ञान, दर्शन, धर्म सबको साथ आना होगा, बात करनी होगी। एक बहुहित धारक नजरिया चाहिए। लक्ष्य एक ऐसा भविष्य मिलकर लिखना है जो सिर्फ तकनीकी रूप से आगे ना हो, बल्कि नैतिक भी हो, मानवीय भी हो। हाँ, जो हमारे मूल्यों और इंसानियत के भले के साथ जुड़ा हो, जो मानवता के सर्वोत्तम हितों के साथ संरेखित हो। बिल्कुल। और आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जैसे जैसे एआई इंसानी सोच की नकल करने में बेहतर होता जा रहा है, क्या हमें खुद इंसान होने का मतलब दोबारा सोचना पड़ेगा? हमारी अपनी परिभाषा पर पुनर्विचार करना होगा। इस पर विचार कीजिएगा।